हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के लिए अब कमर कस के हम तैयार हो चुके हैं और ये हमारी जो क्लासें हैं लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर के आपके लिए हाजिर है। और इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान के वो प्रश्न करेंगे जो 90% तक बार बार रिपीट होते हैं। मतलब ये पिछले सालों के हर परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 की परीक्षा के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल इन सारे प्रश्नों को एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और आंसर जो इसका होगा ना वो बहुत ही सटीक आंसर है, बहुत बेस्ट आंसर है। अगर ये प्रश्न बड़े प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं तो आप इसका आंसर लिख दोगे, ऐसा तरीका मैं बता दूंगा। देखो, पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण क्या माना जाता है। याद है ना भाई आपको कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण माना जाता है। सबसे बड़ा तात्कालिक कारण पूछा है, ऐसे तो खूब सारे हैं, जैसे मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां भी थी और जो राष्ट्रवाद का उदय भी था, बहुत सारे थे। पर सबसे बड़ा तात्कालिक कारण अगर पूछा जाता है तो लिखना है कि बाल्टिक गणराज्यों। अब देखो यहां से एक और प्रश्न बनता है, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से थे। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीन गणराज्य जो है वो बाल्टिक गणराज्य माने जाते हैं। तो ये तीन बाल्टिक गणराज्यों और उसके अलावा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का उदय। तो तात्कालिक कारण क्या हो गया, संप्रभुता, राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का उदय, यानी इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, यह तात्कालिक कारण था। बाकी बहुत सारे दूसरे कारण थे। अगर पूछा जाता है कि दो कारण बताइए तो मिखाइल गोर्बाचोव की नीति आप लिख सकते हो, है ना, ये कारण लिख सकते हो। और भी बहुत सारी आजादी नहीं थी, आर्थिक आजादी नहीं थी और वहां पे एक ही पार्टी की सत्ता थी, सारी बहुत सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा, कि आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट करना। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। जितना पूछा जाता है उतना लिखना है। एक नंबर में अति लघुत्रात्मक प्रश्न में यह आ सकता है, 2 नंबर में आता है तो फिर इसके 5 सदस्य राष्ट्रों के नाम भी आपको 5 संस्थापक सदस्यों के नाम लिखने हैं और उससे ज्यादा लिखना चाहो तो अभी वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सोने के सितारे हैं, ये किसका प्रतीक है। तो यह आपको लिखना है कि यहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप के प्रतीक हैं। 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है वो 12 सितारे हैं और 12 सितारे किसके हैं, सोने के हैं। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या आशय है। तो अब हम सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में सहयोग मूलक सुरक्षा शब्द को गौर करना, जैसे खतरे जैसे कि महामारी है, आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो पूरी दुनिया के लिए जो खतरा है, इससे निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी तालमेल पर जोर देना है। सभी राष्ट्र मिलकर के आपस में एक दूसरे का सहयोग करें तो इसे सहयोग मूलक सुरक्षा, क्योंकि इन खतरों से सुरक्षा चाहिए और कैसे सुरक्षा चाहिए, आपस में सहयोग की, तो इसलिए सहयोग मूलक सुरक्षा इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, 5वां प्रश्न, शिमला समझौता 1972 और ताशकंद समझौता 1966 किन दो देशों के बीच में हुआ था। भाई ये दोनों ही समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच में होता। जहां तक ताशकंद समझौते की बात है तो 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद में यह समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से शास्त्री जी ने हिस्सा लिया था। और शिमला समझौता 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था, तो उसके बाद भारत के शिमला में यह समझौता हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह हमारा 6वां प्रश्न, भारत की परमाणु नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है। तो भारत की परमाणु नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत जो है वो है पहले उपयोग नहीं करना, नो फर्स्ट यूज। हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, हमने आत्मरक्षा के लिए, हमने अपनी सुरक्षा के लिए इसे बनाया है, अर्थात भारत अपनी तरफ से पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा, ये हमारा मूल सिद्धांत है।
नेक्स्ट प्रश्न है भाई हमारा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था और इसका परिणाम क्या हुआ था। बच्चों प्रश्न ये है कि यह सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था और इसका परिणाम 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरी रात कम से कम 1-1.5 घंटा में सोया हूँ, बिल्कुल आप आके देख सकते हो, पूरी रात मेहनत करी है मैंने आपके लिए और बैक टू बैक मैंने क्लासें बनाई है आपके लिए। मानचित्र की क्लास हमने रेडी की है, विश्व मानचित्र में आपको जस्ट थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हमने इस प्रकार की तैयार की है। अब हम आगे ये कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज लेंगे ताकि कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, है ना। बहुत ही जल्दी हमारी क्लासें मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट हो सकेगा वो इंपॉर्टेंट कंटेंट और बिल्कुल सटीक कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। आपसे इतना सा निवेदन है, क्लास को हाइप करिए प्लीज़, जितना हो सके उतना क्लास को हाइप करिए, जितना हो सके उतना क्लास को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लासें लगातार बोर्ड एग्जाम से पहले आपको मिलती रहेगी और आगे उसके बाद हम हिस्ट्री और हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न ये है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सबसे प्रमुख सिफारिश क्या थी। भाई ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, तो इसमें राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है बॉम्बे प्लान क्या था। ये कई बार पूछा जाता है भाई, इसको याद रखना। भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ बॉम्बे में और उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा था जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। 1944 में, याद रखना 1944 में ये लोग जो है ना, कुछ उद्योगपति जो है वो बॉम्बे में एकत्रित हुए थे और वहां पर इन्होंने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी का एक प्रस्ताव रखा था। इसे हम क्या कहते हैं भाई, बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 1975 में आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण क्या था। तो 1975 में अगर वहां के हालात उस समय के अगर हम देखें तो भाई सरकार ने उन हालातों से निपटने के लिए अनुच्छेद 352, कई बार पूछा जा सकता है कि जो 1975 का आपातकाल लगा था वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया था। तो राष्ट्रीय आपात 3 स्थितियों में लगता है देश में। 1952 के तहत जो है ये लगाया गया था और 1952 में अनुच्छेद 1952 के तहत आंतरिक गड़बड़ी शब्द के आधार पर जो है वो आपातकाल लागू किया गया था। आशंका का हवाला देकर के इसे लागू किया गया था। तो दो शब्द, एक तो अनुच्छेद 352 और एक आंतरिक गड़बड़ी शब्द का आपको प्रयोग करना है। ये चीजें दो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, संपूर्ण क्रांति, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने और क्यों किया था। तो भाई ये वापस 1974-1975 की बात है। जयप्रकाश नारायण ने इसका आह्वान किया था। जेपी नारायण। क्यों किया था? इसका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं था बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बुनियादी बदलाव लाना था। विशेष करके छात्र आंदोलन हुए थे और विशेष करके जो है वो रेल हड़ताल हुई थी और बहुत पूरे देश भर में एक आंदोलन जो है वो छिड़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। ये 1975 का ही घटनाक्रम है। बहुत उस समय ऐसी स्थिति बनी थी। तो आपको नाम याद रखना, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। ओके, ये जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जिन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को भाई क्या कर दिया था। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 की प्रमुख मांग क्या थी। अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता और केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की मांग रखी थी। इसे ही हम आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब और किस संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को 1975 के जनमत संग्रह के बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 15वां, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो 1990 में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए राजनीतिक उदय हुआ और नौकरियों में उन्हें 27% आरक्षण मिला था। इसके बाद देश में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। तो ये घटनाक्रम आपको याद रखना है। और केंद्रीय भर्तियों में 70% ओबीसी को आरक्षण मिला था। ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 16वां,
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म जो है वो किस युद्ध से संबंधित है? तो इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, जबकि 34 देशों की गठबंधन सेना ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक पर हमला बोला था। सही जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे और प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे और 1951-52 में भारत में पहले चुनाव हुए थे। फरवरी 1952 में नतीजे आए थे। तो 1900 आप ऐसे लिख सकते हो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दक्षिण एशिया के किन दो देशों में सेना और लोकतंत्र दोनों का शासन रहा है? तो भाई आप देखते हो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी भी वहां पर यही स्थिति है। हालांकि अभी पाकिस्तान में तो फिर भी ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में स्थिति खराब है और पाकिस्तान में भी हालात वैसे ही है, कोई ज्यादा ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसका विरोध क्यों करते हैं? वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? भाई वे इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों से चिंतित हैं। हम वर्तमान में देखते हैं कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जो पश्चिमी जो प्रभाव है वो पूरे विश्व भर में फैलता जा रहा है। उन्हें डर है कि इससे राज्य की ताकत कम होगी और पारंपरिक भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद किन दो गुटों का निर्माण हुआ था? तो 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, तो उसमें एक तो सिंडिकेट है ना, एक तो कांग्रेस ओ थी, इसमें सिंडिकेट के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस थी और दूसरी जो बनी थी वो कांग्रेस आर थी। ध्यान रखना, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर वाली थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई पार्टी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो अब देखो हमने ये क्वेश्चन किए हैं और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन करें, जिसमें पूरा वन शॉट रहेगा, पूरे चैप्टर का कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चैप्टर वाइज चले या इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी बुक फर्स्ट के कभी सेकंड बुक के और जो ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं उसको हम करें। तो और चैप्टर वाइज करेंगे तो प्रत्येक चैप्टर का हम बुक फर्स्ट से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा वन शॉट हो जाएगा उसका। जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा। आप हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। मैं आपके हर वीडियो के जो कमेंट्स होते हैं उसको जरूर पढ़ता हूं और उसके फीडबैक के आधार पर फिर मैं अगली क्लास आपकी ले पाता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।